हेलो एवरीवन, हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सभी कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई यानी कि 24 घंटे में कम से कम 16 घंटा तो आश्चर्यचकित होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दूसरे को देखने में लग रहा हो कि बंदा कर क्या रहा है। भाई बंदा तैयारी उस चीज़ की कर रहा है जो ज़िंदगी में पहली बार उस चीज़ को करने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक तो नहीं कह सकते, लेकिन उससे ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को हम थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए ब्रिलियंट का जो मॉडल पेपर होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ साथ उसके हम प्रश्नों को हल करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, और उस सामाजिक विज्ञान के प्रश्न को हम आज हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिसमें कि लॉ मार्शले किस देश का राष्ट्रगान है। यानी कि लॉ मार्शले जो है वो किस देश का राष्ट्रगान है। जैसे भारत में जन गण मन अधिनायक होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में फ़र्क होता है। राष्ट्रीय गीत हो गया जन गण मन अधिनायक, और राष्ट्रीय गीत में वंदे मातरम आता है, और राष्ट्रीय गान पूछ रहा है। तो जिस तरह भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक है, उसी तरह किसी देश का भी नाम होगा लॉ मार्शले, राष्ट्रीय गीत होगा। तो लॉ मार्शले किस देश का राष्ट्रीय गान है, तो लॉ मार्शले फ्रांस के राष्ट्रीय गान है। और दूसरा क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई। यानी कि किस संधि, यानी कि दो व्यक्ति यानी कि दो देशों के बीच समझौता हुआ, दो आदमी मीटिंग किया किसी युद्ध के बारे में, युद्ध हो गया और युद्ध में ही दो देशों ने मिल करके मीटिंग किया। उस मीटिंग में कहा कि अब हम इस युद्ध को समाप्त करते हैं, और इस युद्ध को समाप्त किया गया। तो उसी युद्ध का जो चर्चा हुआ है कि स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना की गई, संधि होता है। उसी तरह उसी संधि में दो देशों ने संधि किया और स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। तो स्वतंत्र यूनान राष्ट्र यानी कि एक देश है स्वतंत्र यूनान राष्ट्र, उस देश की स्थापना संधि के बाद हुआ। तो उस संधि का नाम क्या है, तो उस संधि का नाम है एड्रियानोपुल की संधि। एड्रियानोपुल की संधि, कौन सी संधि, एड्रियानोपुल की संधि। आप लोगों के पास ब्रिलियंट का मॉडल पेपर होगा, आप उससे टिक करते चलेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, आपकी पढ़ाई मजबूत होगी। तो चलते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। ध्यान से सुनना बबुआ। नई आर्थिक नीति क्या होता है, तो आर्थिक नीति होता है कि पैसा जो आदमी कमाता है, आर्थिक नीति यानी कि पैसा कमाने का नीति तरीका। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो नई आर्थिक नीति जो अंग्रेजों के शासनकाल में 1921 में लागू हुई थी। और अब पढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद यानी कि समाज में एक नई प्रताड़ना को, पुरानी प्रताड़ना को दूर किया और समाज में एक नई विचारधारा को लाया। समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन भारत में समाजवाद का प्रवर्तक बहुत सा महात्मा गांधी तो हम हमें आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके साथ साथ भी और सब थे। उसी तरह इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो इसी प्रश्न की इस उत्तर को हम देखेंगे तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। किसे माना जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मोन्शेविक दल का नेता कौन था, बताइए आप लोग। तो मोन्शेविक दल का नेता केरेनस्की था। कौन था, केरेनस्की था। और छठे क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे तो किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी। वियतनाम से आपको सीधा सीधा वर्ड याद रखना है। वियतनाम में एक व्यक्ति था जिसने 17 डिग्री समानांतर रेखा को वहाँ अमेरिका और रूस गया था वहाँ भी लड़ाई करने, परंतु वहाँ एक व्यक्ति था हो ची मिन नाम था उसका, ची मिन। लेकिन उसे बच्चे प्यार से, लोग वहाँ प्यार से उसे हो कह के बुलाते थे, तो इसलिए उसका नाम हो ची मिन हो गया।
और तो वियतनाम से रिलेटेड कोई वर्ड है, कोई व्यक्ति का नाम सबसे पहले आता है तो हो ची मिन्ह का आता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। तो कह रहा है कि पाथेट लाओ का संबंध किस देश से है, का संबंध है, यानी कि किससे संबंध है। ये जो वर्ड है पाथेट लाओ, क्या चीज़ है, किसी देश का जो है कि कोई चीज़ तो होगा। पाथेट लाओ यह एक क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप लोगों ने यानी कि यूरोप का राष्ट्रवाद, यानी कि 10th क्लास के जो है सामाजिक विज्ञान के इतिहास का जो एक टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद और वियतनाम वाला चैप्टर, उसको आप अच्छी तरीके से देखे होंगे। तो इसका उत्तर है कि पाथेट लाओ का संबंध हिंद चीन से है। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। ये भैया ये पूछबे करेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन एकदम 100 to 100% पूछेगा। तो कौन सा समझौता हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। जो पूना समझौता हुआ था यरवदा जेल में हुआ था, 1932 में हुआ था। तो याद रखिएगा पूना समझौता। और इसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। पावर लूम किसको बोलता है, जो इलेक्ट्रिसिटी से जैसे ताना चलता है ना, आप लोगों में से कई विद्यार्थी होंगे जो ताना वगैरह को देखे होंगे, ठीक है। ताना वगैरह को तो सभी देखे होंगे। तो पावर लूम जो इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से चलता है, धड़ाम धड़ीम चलता है एकदम। कपड़े से अपने से ही कपड़ा बुना जाता है। और जो हाथ से बुना जाता है तो वो हैंडलूम हो गया। और पावर लूम जो है कि वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलता है। और इसके आगे हम बढ़ें तो उसकी आगे है कि मिरातुल अखबार का प्रकाशन किसने किया। मिरातुल अखबार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया, जो 1818 के लगभग में किया था। 1800 के आसपास, 1800 के मतलब बाद किया गया था। मिरातुल अखबार जो है कि फारसी भाषा में लिखा गया है, उनकी पुस्तक, ये किताब है। और एक किताब और लिखा है संवाद कौमुदी, ये जो है कि 2 किताब लिखा है, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, एक बंगाली भाषा में और जो है कि मिरातुल अखबार अरबी भाषा, फारसी भाषा में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेरा विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री, जो उसने कहा कि अब तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तो किसको कहा था, तो काउर को कहा था। तो आगे देखेंगे कि कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था। कार्ल मार्क्स जो वो व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स के एक पुस्तक है उसका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसकी पुस्तकों से, तो उसकी पुस्तक, उसने ज़िंदगी में कभी, कार्ल मार्क्स ने कभी अपनी ज़िंदगी में, पूरे जीवन काल में कभी भी उसने युद्ध नहीं किया, तलवार नहीं उठाया। लेकिन उसकी द्वारा लिखी गई पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कई देशों में तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया गया, इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विचारधारा की पुस्तकों ने। तो वो किससे प्रभावित था, तो हीगल से। किससे, हीगल से। उसके बाद आए क्वेश्चन है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया। भूमि शांति और रोटी का नारा लेनिन। भूमि शांति और रोटी का नारा, भूमि शांति और लेनिन, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया, लेनिन ने दिया। इसके आगे देखेंगे कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक है रूसो। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे, फ्रांस के। रूसो कहाँ के दार्शनिक थे, फ्रांस के। रूसो देख करके रूस नहीं लगा देना है, रूसो देख करके फ्रांस लगाना है, ठीक है। रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे और सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक उसने पुस्तक लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, 1910 में। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, 1910 में। याद भी करते चलना है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है, 1910 में। और किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया, एगो कोई समझौता हुआ होगा, जिनेवा समझौता में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वियतनाम में एक व्यक्ति थे, बूढ़े, मतलब वहाँ के नेता हो ची मिन्ह थे, अगुवाई कर रहे थे उस समझौते के। तो उस समझौता जो हुआ तो 2 हिस्सों में बांट दिया। तो कौन सा समझौता था, जिनेवा समझौता, जो अमेरिका और रूस ने के चक्करों में वियतनाम 2 हिस्सों में बढ़ गया और वह समानांतर 17 डिग्री समानांतर रेखा रहा। लेकिन इस हो ची मिन्ह ने
जो है कि वहाँ 70 डिग्री समानांतर मिटा दिया और पूरा वियतनाम का नहीं सब इक्के में रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना, स्वाधीनता समिति की स्थापना 1914 में भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में की गई थी। कहाँ की गई थी? स्वाधीनता समिति जर्मनी में। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? अंग्रेजों ने जब कोई अच्छा काम करता था तो अंग्रेज उसे उपाधि देते थे, और उस उपाधि में जो है कि फिलहाल में अभी जेम्स एंडरसन को मिला है, और वहाँ के फुटबॉल मतलब जहाँ के खिलाड़ी हैं उनको भी नाइटहुड का उपाधि मिला है। जेम्स एंडरसन 700 विकेट लिए हैं। क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग को पता है। आप लोग तो अभी भी एग्ज़ाम दे कर के आएंगे, अभी भी वो खेल रहे होंगे, एग्ज़ाम दे कर के आए होंगे, खेले होंगे, एग्ज़ाम दे कर के आएंगे और खेलते रहेंगे। चलिए कोई बात नहीं, खेलना भी ज़रूरी है, खेलते रहना। एग्ज़ाम दे कर के खेलना तभी तक है जबकि आपका नुकसान न हो। खेलना तभी है जब आपका नुकसान न हो। कब खेलना है? खेलना जभी है, खेल तभी तक है, खेलना तभी है जब आपका नुकसान ना हो। क्या ना हो? नुकसान ना हो। ठीक है, खेल तभी है जब आपका नुकसान ना हो। आप 24 घंटा में 22 घंटा खेलिए, खूब बढ़िया है, लेकिन आपको बशर्ते उस 22 घंटा के खेल में आपका कोई चीज़ लॉस यानी कि घाटा नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तभी आप खेलिए। आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो इसका उत्तर क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। रानी गॉर्डन लियो ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? कहाँ नेतृत्व किया था? नागालैंड। 20वां क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की सदन में पारित किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर 1929 में लाहौर अधिवेशन में मिनट पे याद रखना है। 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पहली बार झंडा फहराया था। बस आपको इतना याद रखना, पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर। 3 बात, 1929 लाहौर पूर्ण स्वराज, बस। इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बंगाल विभाजन का वो पारित किया गया 1905 में पारित किया गया था। अभी बंगाल विभाजन किया नहीं गया था, परंतु उसके बाद दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम राजा का एक लेटर आया था, खत आया था, जिसके कारण अंग्रेजों वहाँ बंगालियों ने खेला होबो कर दिया एकदम खूब बढ़िया से। तो लेकिन वहाँ बंगाल में विभाजन हो नहीं पाया, जिसके कारण उस विभाजन को रद्द करना पड़ा और वहाँ से राजधानी दिल्ली ला करके आया गया। उसके बाद है कि कब पास किया गया? 1905 में पास किया गया है, विभाजन नहीं किया गया। निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है? यानी कि लेटराइट मिट्टी। किस मिट्टी में ताकत कम है? लेटराइट मिट्टी में। लेटराइट मिट्टी होती कैसी है? जहाँ ज़ोर ज़ोर से पानी पड़ती है और मिट्टी के जो कण हैं, यानी कि बड़े बड़े कंकड़ जो है वो धंस जाते हैं ज़मीन में। ज़ोर से वर्षा होगी तो बड़े बड़े कंकड़ धंस जाएंगे ज़मीन के अंदर। और जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जलोढ़ मिट्टी में धीमी धीमी केरल के मालाबार तट पर धीमी धीमी वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में आकर के टकराया। पश्चिमी घाट कैसा है, क्या है भैया? तो पश्चिमी घाट देखिए, ये भारत का नक्शा है, ये है पश्चिमी घाट, ये है पश्चिमी घाट। केरल यहाँ है कि नहीं? देखिए ध्यान से, केरल जब यहाँ है तो केरल के मानसून इधर से प्रवेश करता है, इधर से प्रवेश करता है। केरल के मालाबार तट पे यहाँ पर इस पहाड़ से टकराएगा, पश्चिमी घाट से टकराएगा, तो यहाँ है मालाबार तट, केरल है। जब यहाँ टकराएगा तो पानी ज़ोर से बरसेगा कि धीरे धीरे बरसेगा? कैसे बरसेगा? तेज़ी से बरसेगा। यहाँ टकराया तो धीरे धीरे कैसे बरसेगा भैया? इधर टकराया तो धड़ाधड़ यहीं ना पानी गिराने लगेगा। कोई दीवार है, ऐसा दीवार है, ध्यान से देखिए, ये दीवार है, मारिए जोर से टक्कर। कोई चीज़ में पानी जोर से, ना मग लेके फेंकिए जोर से, ये मग है,
ये मग है, इसमें पानी फेंकिए जोर जोर से ऐसे, तो यहाँ टकराएगा तो यहाँ जोर से पानी गिरेगा नहीं, इधर ना गिरेगा, यहीं पे ना पानी गिरेगा, और इधर थोड़ा बड़ा पानी जाएगा, नहीं जाएगा पानी, पानी नहीं जाएगा। जब ये दीवार छोटा होगा तब थोड़ा छोटा छींटा उधर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि तेज वर्षा हो रही है, और इसके इस तरफ में अंदर में जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा क्योंकि बाद धीमी धीमी वर्षा होगी। उसके बाद आए क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्च कोटि का लौह अयस्क है। उच्च कोटि का लौह अयस्क, लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट है। उच्च कोटि का लौह अयस्क मैग्नेटाइट है। और लास्ट का आखिरी दो क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? जामनगर। सबसे बड़ा तेल कारखाना शोधक कहाँ है? जामनगर में। तेल कारखाना शोधक जामनगर में। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? सागरीय सतह। सागरीय सतह को हम धरातल सतह से हम ऊंचाई मापते हैं, किसी चीज़ की भी ऊंचाई मापते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इधर समझने का प्रयास कीजिएगा कि एकदम आसानी से समझ में आएगा। ये जो है ऊंचाई किसी चीज़ की हम नापते हैं, क्या नापते हैं? ऊंचाई नापते हैं। तो ऊंचाई हमें कहाँ से नापना है? माना कि ये पहाड़ है, ठीक है, इसका हमको ऊंचाई नापना है। क्या नापना है? ऊंचाई नापना है। तो कैसे नापेंगे भैया ऊंचाई? ऊंचाई हमें कैसे नापना है? तो कहीं का जैसे बिहार में है कि बिहार पठारी मैदानी क्षेत्र है, यहाँ ज़मीन बराबर होता है, समतल होता है। अच्छा, हमको राजस्थान का नापना है, तो वहाँ तो खाली बालू होगा। हमें नापना कैसे है? पूरे विश्व में, यहाँ भी नापना और अमेरिका में भी नापना। तो कैसे नापेंगे? हमें समुद्र यानी कि सागर से नापना होगा, सागर की सतह से। क्यों नापना होगा सागर की सतह से? क्योंकि हिंद महासागर, भारत का समुद्र और अमेरिका का समुद्र, जब दो समुद्र एक साथ मिलेगा तो अपने आप को लेवल कर लेगा। अगर आप एक चीज़ देखिएगा एक कोई गड्ढा है, ठीक है, मछलियाँ मारने जाते होंगे आप लोग, तो जो है कि उसमें कभी कभी गरैया पकड़ने पानी पटा कर की तरफ से दूसरी तरफ गरैया पकड़ते हैं ना, गरई मछली वगैरह सबका दो में। तो एक तरफ का पानी, दूसरे तरफ का पानी, दो तरफ पानी, एक तरफ ज़्यादा गड्ढा, एक तरफ कम गड्ढा है, ठीक है। तो कम गड्ढा और ज़्यादा गड्ढा, दो तरफ गड्ढा है, दोनों का पानी बराबर अभी नहीं है क्योंकि दोनों अभी पानी मिला नहीं है। जब बांध काट करके दोनों पानी को मिला देंगे, दोनों पानी को एक दूसरे के संपर्क में कर देंगे, तो वो तो पानी बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलेगा कहाँ से बता रहे हैं, गड्ढा गरैया मछली सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए भाई समझेगा तब कुछ आएगा। दो गड्ढा है, एक ऊंचाई पर है, एक नीचाई पर है, ठीक है। जब दो गड्ढों के बीच में एक दीवार लगी हुई है, एक गड्ढा में किया, दो गड्ढा है, बीच में ऊंचा है, उस बांध लगा हुआ, उस बांध को निकाल दो, उससे भी नहीं समझ में आएगा। दो नदी है, ठीक है, दो नदी है, एक नदी है सोन नदी और एक है गंगा नदी। इन दोनों नदियों को जब बहुत दूरी पर है, जब इन दोनों नदियों को मिलाएंगे तो क्या होगा कि गंगा का नदी ज़्यादा पानी है, उसको ऊपर कर देते। गंगा का नदी का पानी, गंगा का जो पानी है वो ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा और सोन नदी का पानी ऐसे चलेगा। जब दोनों पानी को मिला दिए हैं तो ये ऊपर नीचे कैसे चलेगा? जब दोनों पानी को मिलाएंगे तो बराबर ना हो जाएगा जी, हैं? बराबर होगा कि नहीं होगा? तो इसी तरह है कि समुद्री यानी कि ऊंचाई जो नापते हैं हम सागर की सतह से नापते हैं। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों, हमने आज 25 क्वेश्चन किया है और कुछ घंटों के बाद या फिर कुछ थोड़ी देरों के बाद हम आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आज के लिए इतने दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप चैनल, आप वहाँ जरूर जुड़िए और उससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कीजिए। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे दोस्तों, जय हिंद।